So, hi guys, welcome to Developer Forum, and my name is Mayank Rai. And in this video, we will going to understand what are the different software development companies categories in India or in a general view. So basically हम ये जानने वाले हैं कि इंडिया के अंदर या फिर कहीं पे भी अगर कोई बंदा कहता है कि मैं आईटी में हूँ या टेक में हूँ तो कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं जहाँ वो हो सकता है. सो बेसिकली before diving into this, we will understand why this categorization needs to be known. पहले हम ये कैटेगराइज कर ही क्यों रहे हैं, ये जानने की ज़रूरत ही क्यों है. सो बेसिकली होता क्या है कि मैं लेट्स से आई एम ए एंड यू आर बी, राइट, एंड आई एम familiar with 1 2 3 categories and you are familiar with 1 2 and 3 categories. Now we both have same knowledge, right? अब होता क्या है कि मुझे पता है कि मेरा जो रूल सेट है, नॉट एवरी वन इज अ प्योर टेकी गाय, राइट. हर कोई नहीं होता है टेकी प्रॉपर, राइट. तो मुझे पता है आई एम नॉट अ टेकी गाय. So what I will do is I will took the category number 2 and will align my goal with second category company, right. You know that you are a major techie guy, so you will align your goal to category number 1 and you will follow that. Let's say some C person will come and he knows only 2 categories, and out of it, these two, he decided to pursue both. And later on, at a point of time, he came to know that there is a third category which is his category. Then he will definitely follow this one only. सो दैट्स द रीज़न कि हमें ये कैटेगरीज के बारे में पहले जानना चाहिए कि क्या डिफरेंट कैटेगरीज है, क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, और फिर एक्चुअल में हमें एनालाइज करना चाहिए दैट वेयर वी आर अलाइनिंग टू, राइट. एज आई सेड अर्लियर कि हर कोई प्योर टेकी नहीं होता, राइट. Everyone is not a pure techie. Don't worry, this channel is for pure techies, and this will cover for pure techies और non techies तो cover हो ही जाएंगे. But definitely everyone is not a pure techie, right. ये पहले आपको समझना होगा. That's why people choose different segments, people choose different industries, right. So this is the basic reason, nothing else. So basically I have considered these 3 key factors जिससे मैंने कंपनीज को डिवाइड किया है तीन पर्टिकुलर इन 3 पर्टिकुलर की मेट्रिक्स के ऊपर मैंने कंपनीज को डिवाइड किया है. सो देयर मे बी मोर की मेट्रिक्स बट इन 3 को मैंने यूज़ किया है. सो नंबर 1 इज़ बिजनेस मॉडल. सो बिजनेस मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है. तो पहले समझते हैं बिजनेस मॉडल होता है क्या. बिजनेस मॉडल क्या होता है कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो क्या वो खुद का प्रोडक्ट बना रही है, खुद के प्रोडक्ट पे अपडेट ला रही है, खुद के प्रोडक्ट पे काम कर रही है, ये उनका बिजनेस मॉडल है. या फिर दे आर गिविंग सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स, दैट इज देयर बिजनेस मॉडल. सो दैट इज अ की फैक्टर, राइट, कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, राइट. कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, इस कंपनी अ कंसल्टिंग फर्म, इस कंपनी मर्चेंडाइजिंग फर्म, राइट. कंपनी का मॉडल कैसा है, राइट. दैट इज द फर्स्ट की फैक्टर. Second is clientele. Clientele is very important. Clientele means ki whether that company has local clients, Indian clients, or it has international clients, foreign clients, or it has both. So that depends, right. And accordingly your way of approaching and dealing with things also changes as per clientele. And then the work culture, which is the very important key metrics. ये तो I'm sure आप सब को लगता ही है, वर्क कल्चर इज अ की मेट्रिक फॉर डिवाइडिंग कंपनी इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. सो ये 3 पॉइंट्स को मैंने यूज़ किया है फॉर डिवाइडिंग द कंपनीज. एंड बेसिकली यहाँ पे मैंने अभी 6 कैटेगरीज में एंटायर इंडस्ट्री को डिवाइड किया है. एंड दीज 6 आर द मेजर कैटेगरीज. नॉट लाइक दैट कि आप इसको फर्दर कैटेगराइज नहीं कर सकते हो. यू कैन इफ़ यू हैव दैट इन माइंड, वेल एंड गुड. बट फॉर नाउ मैंने इन्हें 6 कैटेगरीज में डिफाइन किया है. सो लेट्स स्टार्ट with the first category. So I'm sure you all guys have heard about this first category. This is the service based company. So now let's just quickly understand what is service based company. These are your devta company or mass recruiter company which come to your campus and hire some 150 to 200 plus candidates. And sometimes the numbers may be less, like 50 to 75 plus candidate, depending on the total number of availability of the candidates or their decision from the management point of view. That depends, but they generally hire in bulk. They do bulk hiring. They don't hire only 4 5 candidates out of a large lot. They hire a large lot only. So these are the recruiter companies, mass recruiter companies. And
इनका जो बिजनेस स्कोप होता है ना, दे दे जनरली प्रोवाइड द सॉल्यूशंस, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस टू अदर बिजनेसेस क्लाइंट्स। तो इनके पास जो अपना प्रोडक्ट नहीं होता है, बट दे प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट्स, एंड यू दैट यू गाइस वेरी वेल नो, आप सबको पहले से ही पता है। Okay, now coming to the example, very well known examples are TCS, Infosys, Wipro, Cognizant, Capgemini, HCL, Tech Mahindra, Accenture, Mindtree. Okay, Mindtree, it was earlier, it was Mindtree, now it is LTI Mindtree, because इसका merger हो गया है LNT के साथ, तो it is now LTI Mindtree. So these are the some of the service based companies. Anyways, coming to the point, the starting salary for the fresher for service based companies, it is 3.5 LPA, and it can go up to 8 LPA for freshers only. Remember this 3.5 LPA, मैंने तो 10 साल से पहले तक का भी जो सैलरी देखा है ना, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, 10 साल पहले से यही चला आ रहा है इनका बेस सैलरी। नाउ 8 LPA कब मिलता है, यू माइट बी थिंकिंग मिलता है कि नहीं मिलता है, बट देर आर nowadays companies have launched their tests, right? So TCS has launched their national qualifier test NQT, Infosys have launched their InfyTQ test, and Wipro has also launched similarly. So after qualifying overall test, right, like TCS NQT में अगर आप first round clear करते हो तो you got package of 3.5 or 4.5, then after second round clearation you will get 8 lakh per annum. But my recommendation is कि अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हो ना NQT के लिए, तो the level which of question which NQT has asked to his students, you guys can search on internet, वो मैंने देखा था, that level you can, if you are training on that level, you can go to that product based company or startups as well। ठीक है, तो उसमें आपको फिर इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लेवल काफ़ी डिमांडिंग लेवल है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या सर्विस बेस्ड कंपनी में ये 8 से 15 लाख का पैकेज लगता है, जी लगता है। मैं खुद सर्विस बेस्ड कंपनी से हूँ, तो मुझे पता है, आई मीन मैंने छोड़ दिया सर्विस बेस्ड कंपनी, बट मुझे पता है कि ऐसा लगता है। नाउ द कैच ओवर हेयर इज, इफ यू आर हैविंग 3.5 years of experience to 4.5 years of experience, or in between of experience, you need to do multiple switches to get these salaries, and you need to be highly negotiable। आई मीन अगर आपकी निगोशिएबल स्किल्स अच्छी है ना, तो आपको मिल जाएगा इतना पैकेज, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने उस डोमेन पे काम किया है और आप स्विच कर करके आ रहे हो, तो आपको इजीली पैकेज मिलता है, नो डाउट मिलता तो है ही। तो आफ्टर कमिंग टू दैट मिड लेवल, यू विल गो टू सीनियर लेवल, एंड जनरली ये 9 years to 15 years का जो लॉट होता है उसको टारगेट होता है। अबव 15 लाख एंड टू 30 LPA तक ये जाता है, और समटाइम्स इट एक्सीड्स द लिमिट्स प्रोवाइडेड ओवर हेयर, डोंट रिलाई ऑन दीज लिमिट्स। ये लिमिट सिर्फ एवरेज लिमिट्स है, इतना तो है ही है, इसके अलावा भी एक्सीड करता है, यू कैन ऑलवेज ट्राई फॉर योर लक। ओके, so are service based companies salary packages। now coming to the advantages, disadvantages और preparation strategies क्या है इसमें जाने के लिए। so सबसे पहले हम देखते हैं advantages, right? so advantages, job securities, one of the primary key reason guys, जो कि लोग प्रेफर करते हैं इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, is their job security। उन्हें पता है कि कंपनी ले ऑफ तो करेगी नहीं, राइट? जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, तो उन्हें पता है कि कंपनी विल नेवर ले ऑफ, बिकॉज दे हायर यू ऑन अ वेरी लोअर पैकेज। अगर कोविड के टाइम पे भी लें, तो मास जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थी, दे जनरली हैव ले ऑफ इन अ मास फॉर्मेट, बट यहाँ पे ले ऑफ कम हुए थे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, बिकॉज वो सस्टेन कर जाते हैं, आपको कर लेते हैं उतने पैकेज में कुछ साल के लिए। सो यू विल नॉट बी जॉबलेस, कम चांसेस हैं आप सिक्योर रहोगे। देन कम्स अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, येस इट इज़ देयर, मैं खुद कर चुका हूँ। बट जनरली यहाँ पे होता क्या है, यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 years, और आई थिंक 1.5 year मिनिमम, कई जगह 3 years भी है, ध्यान रखना। होता क्या है कि व्हेन यू आर फ्रेशर एंड यू गेट इनटू सर्विस बेस्ड कंपनी, व्हाट दे डू इज दे जनरली सी यू आर टेन टू मिस्टेक्स, you are learning things right now, right? So they won't let you interact with the international clients directly, but yeah, you are working on them, their projects still, but later on, at a certain after a certain period of time, they will let you talk to them, set up agenda and do meetings। ये मैंने किया है तो मुझे मालूम है। तो
Then comes the on-site opportunities. Yes, it is also there if you are working on a new emerging technology, or any new emerging tool which is very prominent in the industry, and people demanding your requirement at on-site, they will give you on-site opportunity. मुझे नहीं मिला है बट मेरे दोस्तों को मिला है, तो मुझे मालूम है कि ये भी होता है. एंड देन यस, गुड वर्क लाइफ बैलेंस, बिलीव मी, यही सबसे मेन की फैक्टर है जिसकी वजह से लोग इसे लव करते हैं. होता क्या है कि मेनी टाइम्स यू विल बी ऑन बेंच इन द सर्विस बेस्ड कंपनी जब तक प्रोजेक्ट असाइन नहीं होता है. कभी कभी ट्रांजिशन करते हैं जब आपका फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू सेकंड प्रोजेक्ट, दे टुक 2-3 मंथ्स. 2-3 मंथ्स तक आप अपना फ्री हो, और इन बिटवीन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो आपको लोड उतना नहीं रहता है, यू आर फ्री मोस्टली, एंड यू गेट time to acquire knowledge on something different or do some different stuffs as well as per your interest area. सो ये जो की फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड वर्क लाइफ बैलेंस. आई थिंक पीपल जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाते हैं, दे जनरली प्रेफर सर्विस बेस्ड कंपनीज ड्यू टू दिस रीजन ओनली. Coming to the disadvantages, guys. Okay, so everybody knows there's a slow career growth and salary hike is very, 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 very less. Now, coming to the point, यार, career growth क्यों slow है? As I mentioned above कि अगर आप multiple switches नहीं कर रहे हो ना, तो आपका growth नहीं होगा उतना पैकेज पे. मगर आप switch कर रहे हो तो आपका growth हो जाएगा. एंड सिमिलरली ग्रोथ कितना होगा? मैक्स टू मैक्स 10% होगा. उससे कम होता है कई जगह 8% होता है, एंड टीसीएस गिव्स यू 2% ओनली. दिस इज नथिंग. So that is very disadvantageous point for service-based industry. Now coming to the limited innovation, yeah, if you are having a knowledge, or you have developed a tool, or you have developed something greater in your project skill, so these companies never support you on that front, because they are not interested on that front. यहाँ innovations की जगह नहीं है, यहाँ client की जो requirement आती है उसकी जगह है. So this is the key factor. तो ये भी है वहाँ पे, जिस वजह से जो वहाँ का डिसएडवांटेज बन जाता है. एंड देन यू हैव लेस कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट्स लाइक Amazon, Google गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन डिफरेंट डोमेन प्रोजेक्ट्स एज वेल. कि आज आप एआई के प्रोजेक्ट पे कर रहे हो, कुछ सालों बाद आपको अगर मन किया तो आप क्लाउड के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बट यहाँ पे ये भी दिक्कत है. सो think of this issues also, and these advantages also before going to service based companies. Now getting to you need to be strong in DSA, ऐसा नहीं है. ये जो लाइन मैंने लिखी है ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए लिखी है. स्ट्रॉन्ग वर्ड हटा दो, बेसिक डीएसए लिख दो. कंडीशन अप्लाइड इफ यू आर गोइंग थ्रू कैंपस ड्राइव एज फ्रेशर. एंड फर्दर मोर कंडीशन अप्लाइड कि अगर इंटरव्यूअर का इंटरव्यूअर का मूड है तो ही वो लेगा. एंड इट आई मीन इट डिपेंड्स ऑन, ओके, राइटिंग के लिए सॉरी. सो इट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर मूड. ये अगर इंटरव्यूअर का मूड है तो वो लेगा. एल्स यू आर एक्सपीरियंस तो आपसे ये पूछेगा भी नहीं, और वो आपके जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है उसका पूछेगा. दिस यू नीड टू नो वन बेसिक लैंग्वेज. उसका आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट मीडियम लेवल तक तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए. फॉर माई केस आई हैव डन जावा, तो मैंने जावा दिया था. एंड दिस गाइस हेयर, कट दिस, ओ सॉरी, डोंट कट दिस, oops. Where is the, yeah. सो कट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं पूछते हैं, ये भी मैंने अटेंशन के लिए रखा था. ऊप्स आपका कवर हो जाएगा थ्रू जावा. दे जनरली आस्क, दे ये डायरेक्टली जावा नहीं पूछते आपसे, ये एक्चुअल में ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछते हैं. फिर आप उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू बता दोगे तो दे विल नो कि आपको पता है. ये इसका ट्रेंड है क्लियर करने का. नाउ कमिंग टू द डीबीएमएस. डीबीएमएस गाइस दे आस्क अ हेल लॉट ऑफ क्वेश्चन. दे विल मेक यू राइट एसक्यूएल क्यूरीज, और वो उसमें आपको एक्सपर्ट मानना चाहते हैं कि वो आप एक्सपर्ट हो उसमें. एसक्यूएल क्वेरीज में जॉइन दे देंगे, यूनियन दे देंगे, अलग अलग स्टेटमेंट्स दे देंगे, रिक्वायरमेंट्स दे देंगे, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ सीक्वल रिक्वायरमेंट्स इन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. डेटाबेस के बिना तो कोई चलेगा ही नहीं, तो वो एसक्यूएल पे फोकस करते ही करते हैं. मुझसे बहुत पूछा था. नाउ कमिंग टू द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. ये आप पे नॉर्मल हो, डिसेंट हो तो भी चलेगा. आखिर कमिंग ईयर्स में आप सीख ही जाओगे ये.
uh, you will learn in time. That's not an issue. Then coming to the aptitude test and coding round, and this also happens if you are going as a fresher. If you are experienced, there is no aptitude test conducting again. They will directly ask you the question related to your experience. Okay, coming to the second category, which is product based companies. So product based companies, I'm sure ये भी आपने जान ही लिया होगा, जानते ही होगे आप. सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट द टर्म्स नोन एज फांग, और यू माइट हैव heard about the terms known as mang. So what are these are abbreviations for these companies. So ये कंपनी वो होती हैं जिनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं. तो फांग क्या है? एफ स्टैंड फॉर फेसबुक, amazon, apple, netflix, google, and similarly same as these. And m is just a replacement of facebook, which is meta, its parent company. So अलग अलग एब्रीविएशंस हैं, नथिंग एल्स. बट इन कंपनीज के खुद के प्रोडक्ट्स हैं जिस पे वर्क करते हैं, जिसके पैचेस लाते हैं, जिसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स लाते हैं, और वो कोर टेक्नोलॉजीज पे होते हैं. तो ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, नॉट ऑन द क्लाइंट प्रोडक्ट्स. सो दैट्स वाई दीज कंपनीज आर दी की कंपनीज, और वी कैन से दैट हमारे लिए तो ये हो गई है ड्रीम कंपनीज आज के डेट में भी एक्चुअली. सो अगर आप सैलरी पैकेज की बात करते हैं तो फ्रेशर की सैलरी पैकेज 10 to 25 LPA तक रेंज करती है, बट ये फिगर एवरेज फिगर है. Sometime it goes start from 30 LPA, or sometimes starts from 50 LPA. Depends on the market position, your luck, and one more thing, your preparation and your skills, right? कमिंग टू द मिड लेवल भी 25 से 50 लाख तक उनकी सैलरी होती है, कभी कभी उनकी 80 लाख तक भी पहुंच जाती है. एंड सीनियर लेवल कभी कभी 80 to 1 CR तक रहती है, 80 लाख to 1 CR. एंड जनरली इसको इंडस्ट्री में SD1, SD2 एंड फर्दर SD3 एंड अबव ऐसे चलता है. प्रमोशंस भी बहुत टाइमली होते हैं. दिस कंपनीज आर वेरी गुड. सो बेसिकली कमिंग टू द एडवांटेजेस, दैट इज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज. सो रीज़न वाई मैंने लिख रखा है पहले से, क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं इसलिए लिख के रखा हुआ है सब कुछ. एडवांटेजेस पे आते हैं. सबसे पहले है हायर सैलरीज एंड फास्ट करियर ग्रोथ. यहाँ पे प्रमोशन बहुत जल्दी होता है. आपके वो आपके जो काम है उसको काफ़ी मॉनिटर किया जाता है, और आपके काम के हिसाब से आपको प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है, और सैलरीज भी बहुत तेज़ी से भागती हैं. तो इसलिए ये कंपनीज को ज्वाइन करने के लिए सब एक्चुअल में कोशिश करते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर द ड्रीम कंपनीज फॉर एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपर. नाउ कमिंग टू द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, दिस इज अ सेकंड एडवांटेज एंड दैट इज ट्रू. जैसा कि सर्विस बेस्ड कंपनी में इसकी कमी थी कि आप पे कोई मन कर रहा है कि आप प्रोजेक्ट चूज़ करो अपने मन का, या फिर आप चूज़ करो कि मेरे पास ये इनोवेशन है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये वो सब वहाँ नहीं था. बट यहाँ पे आप के पास फुल एडवांटेज है इसको भी चूज़ करने का, एंड किसी न्यू चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पे वर्क करने का. दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. बट apart from this, since projects are challenging, so they will tend to give you a pressurized environment, और कुछ कभी कभी लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है. हायरिंग प्रोसेस बहुत 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 कॉम्पिटिटिव होता है. दैट इंक्लूड्स कोडिंग राउंड, आई मीन कोडिंग टेस्ट, प्लस 6 राउंड इंटरव्यूज चल जाते हैं कभी कभी. तो दीज आर द हायरिंग प्रोसेस, और काफ़ी टफ होता है. एंड ले ऑफ्स भी बहुत जल्दी होते हैं मार्केट डाउन टाउन्स पे. एक्चुअल में होता क्यों है ले ऑफ का एक रीज़न है. सी, these are having the products, right? So these companies are having the products and they are listed into uh, public offerings or stock markets, like that. Now anything which impacts the market impacts this company's listing also. उसके वजह से इस कंपनी की कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है. बिकॉज कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है तो सीधा सा रास्ता बचता है ले ऑफ करना. बट ये कंपनी फिर रिहायर करती है जब वंस द मार्केट गेट्स फ्लरिश्ड. बट दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस कंपनीज. येस, दे ले ऑफ ऑल्सो. नाउ कमिंग टू गेटिंग हायर्ड का प्रोसेस क्या है भाई, यहाँ पे किस तरीके से हम हायर होंगे. So number one, you need to be having expertise in DSA, system design, OS, DBMS, networking. No compromise. I will say here again, no compromise. If you are entering as a fresher, system design medium level would be fine, or advanced level would be fine. Medium or advanced.
OS medium advanced, DBMS medium advanced, networking medium advanced. These concepts, medium or advanced, would be fine if you are entering as a fresher. But DSA, it will only work as advanced or expert. I mean, expert or advanced. So this is the requirement in these companies. Can you imagine? That's why they took 6 interviews plus coding rounds and other things. HR वगैरह सब कुछ लेते हैं वो. So now coming to the proficiency in language. Proficiency means proficiency. Here proficiency doesn't mean कि आपको Java आती है, simple और medium आती है काफी है. No, you should have advanced level knowledge on Java now, and you must have developed some projects also using that technology. So this also they will look, and if you have a competitive programming experience और अच्छा आपका रैंक है या फिर आपका स्कोर है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे, so that will be a plus point. Okay, I would suggest you to start practicing on lead code. On you may have any other choice, but I would suggest you to practice on lead code, and because it offers a variety of question sets also, and many more things are there. But you are free to choose your competitive programming platform, but choose one at least and start practicing daily. And now coming to the good knowledge of compute cloud computing, right? Basically, this is not necessary, but this is an emerging technology, right? So they want you to have a knowledge on this. Maybe you should have a knowledge on this, or I forgot to write knowledge on ML, AI, or Gen AI, new technologies, right? This will give you an edge. Then they generally focus a lot on DSA first, then they will focus a lot on your internship experience, and then they will see your project experience, right? So this also holds a greater value in together. So if you see, DSA alone is of much importance in this company. ये अकेला ही इतना importance रखता है जितना internship project experience दोनों मिला के रखते हैं. So they hold importance. If I say DSA expert level है तो internship और project आपका advanced level पे होना ही चाहिए. That's what they demand in their company's uh, portfolio. Now coming to the third category, which is the startup. स्टार्टअप पे क्या है कि स्टार्टअप आर न्यूली फाउंडेड कंपनीज. You all know, right? Some important companies, Zerodha, Razorpay, Grow, you must know Misho, you must know Zepto, you must know Cred as well, right? So startup का कैसा है कि they give you package at the very basic level 6 to 15 LPA आराम से देते हैं, and at the mid level, after you got some exposure, they will do it 15 to 30 LPA and then 30 LPA plus. But startup are having some different advantages and different disadvantages as well. Now coming to those, and what are the way to get into the startup? What is the way to get into startup? So advantages: startups generally are different from little bit different from product based companies. They want you to know the core DSA वगैरह सब कुछ, but when you go into the startup, you will have to learn multiple technologies within a very quick time. That is the difference. In product-based companies, you are working on a single technology. You are grabbing your uh, in-depth knowledge on that technology for a particular time period. Then you will might think that now I will change my domain to this particular domain, and now let's develop my deep knowledge into that. But in startup, since they are just growing right now, so they will expect you to learn multiple things, so to support them. So you will be learning multiple things, so there will be learning will be very fast paced. Salary will be good, sometimes equity shares will also be provided, but thing is that you will learn at a very fast pace. It's not like that you will learn in the meantime, and they will give you flexible work environment because they are startups. Okay, so that's why they will give you a flexible work environment. Sorry. Coming to the disadvantages, job security is very lower because startup hai. Today it is successful, tomorrow it will be failing as a startup, so they will lay off all their employees. Startup का कोई भरोसा नहीं रहता, मगर सीखने को बहुत कुछ रहता है. So that's what startup is having a unique market position. Now high work pressure तो रहता ही है, क्योंकि because it is a startup,
सो आपको हाई वर्क प्रेशर रहेगा और फ्रीक्वेंटली ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज स्टार्टअप, दे डोंट हैव मच नंबर ऑफ पीपल, दे हैव हायर्ड यू, सो यू समटाइम हैव टू डू द वर्क विच इज नॉट इन योर स्कोप, एंड दैट इज योर फ्री टाइम, फ्रीक्वेंट ओवर टाइम। मैनी टाइम्स दे विल पे यू, ऐसा नहीं है कि वो आपको पे नहीं करेंगे, पे करेंगे, बट you have to do things much more than your ordinary job, because a startup you are helping them to grow, and there's no structured learning process also sometime, because it's a startup, they are growing, so you will help them out in becoming that particular developing that particular learning process, but right now they will not have, they expect you, और एक्चुअल में वो आपके रिज्यूमे से इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट पे बहुत फोकस करते हैं, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम डीएसए उनका आप मीडियम टू एडवांस भी लेके चलोगे, मीडियम भी लेके चलोगे तो हो जाएगा, अगर आप, बट आपका प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप विल बी एट एडवांस और एक्सपर्ट लेवल, सो दैट्स व्हाई दे विल, दैट्स हाउ यू विल गेट इनटू द स्टार्टअप ओनली, क्योंकि वो प्रोजेक्ट पे बहुत फोकस करते हैं। जावा आपका अब सपोज एडवांस लेवल पे है, तो आपने जावा को यूज़ करके एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें आपने माइक्रो सर्विसेज को भी यूज़ किया है, जिसमें आपने एपीआईज को भी यूज़ किया, डेवऑप्स की भी आपको नॉलेज है, और आपको कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज भी मालूम है, तो यू विल डेफिनेटली गॉट गेट हायर्ड इनटू स्टार्टअप। स्टार्टअप का कुछ ऐसा ही है, साथ में आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे भी काम कर रहे हो, राइट? ये तो उनके अंदर आप जाते ही आपको मिल जाएगा कि आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी एक साथ सीखनी है, लाइक रिएक्ट वगैरह, ये सब जो मर्न स्टैक, फिर कभी बोलेंगे मीन स्टैक सीखो, कभी दे विल जंप इनटू दी कि वी हैव टू इंटीग्रेट डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, व्यू जावास्क्रिप्ट और गो, different languages, so you will have to learn with that pace as well. Now coming to the next category, fourth category, which is fintech and banking companies. Okay, this category is specially curated by me. Actually इंडिया के अंदर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की कुछ कंपनीज अभी अभी खुली हैं रिसेंटली, जो बैंकिंग से रिलेटेड काम कर रही हैं, बट दे आर डूइंग टेक वर्क, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क इन रिस्पेक्ट टू दैट बैंकिंग, एंड the reason why I have developed this company is, first let's see the examples. Okay, Paytm, Razorpay, PhonePe, Zerodha, Grow, HDFC, Barclays, Citibank, JP Morgan, and Goldman Sachs. You have must heard about this one, right? Goldman Sachs. अब मैं इसको प्रोडक्ट बेस्ड में भी डाल सकता था, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बट आई हैव पुट इट इनटू फिनटेक एंड बैंकिंग कंपनीज। यू विल गेट टू नो व्हाई आई हैव पुट इट इनटू फिनटेक एंड बैंकिंग। वैसे सिंपल सा रीज़न तो यही है कि ये फिनटेक, ये फाइनेंस से रिलेटेड काम और बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, बट why I have put it into this is coming into advantage and disadvantage of this section. ना फ्रेशर की सैलरी, इसका इसका फ्रेशर की सैलरी, मिड लेवल सैलरी और सीनियर लेवल सैलरी, इसको आप अगर कंपेयर करोगे तो इट विल बी एज सेम एज स्टार्टअप, स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ओके, ये थोड़ा सा उसका हाइब्रिड है। अब जीरोधा, ग्रो वगैरह आपको स्टार्टअप जितनी सैलरी ऑफर करती हैं, लेकिन गोल्डमैन सैक्स आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जितनी सैलरी ऑफर करती है। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कमिंग इनटू बिलो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, और जस्ट अ सेकेंड, यस, सो एडवांटेजेस, सो बेसिकली हाई सैलरीज है, गुड पर्क्स देती हैं, नो नॉट अ डाउट, अपॉर्चुनिटी to work on large scale data, stable career path. This one is the main advantage for putting Goldman Sachs into this category. Goldman Sachs product based company है, but since सी, अगर कभी कोविड आता है, कभी कोई कैलेमिटी आती है, तो फाइनेंस और बैंकिंग भी विल लेस लाइकली टू अफेक्ट, राइट? सो ले बहुत कम होते हैं वहाँ पे, चांसेस है कि आपकी जॉब स्टेबल रहे, बिकॉज दैट इज बैंकिंग, पीपल विल स्टिल यूज बैंकिंग सर्विसेज एंड पे देयर सर्विसेज अमाउंट. So career path is little bit stable over here than product based companies, and Goldman Sachs is also a product based company. That's why I have put it into here, banking and finance domain company. Now coming to the disadvantages, हाई प्रेशर यहाँ भी रहने वाला है, क्योंकि सिंपल सा है, स्टार्टअप जैसा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसा ही कंपनी है ये, एंड मेजर थिंग इज यू विल बी इन कंप्लायंस एंड रेगुलेशन। अगर आप कुछ वायलेशन करते हो तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, रेगुलेशंस होते हैं कई सारे अथॉरिटीज़ के इन कंपनीज में, एंड इफ़ यू सी दिस वन इज़ द मेजर डिसएडवांटेज, सॉरी, दिस वन इज़ द मेजर डिसएडवांटेज विच आई नीड टू अगेन हाईलाइट, सिक्योरिटी रिस्क डिमांड स्ट्रिक्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस। नाउ होता क्या है, लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन सम सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू बैंकिंग, एंड यू put forgot to do encryption in some code,
देन योर डेटा इज प्रोन टू बी अटैक्ड, और हैकर्स उसको इजीली अटैक करेंगे, और आपका डेटा जो अटैक होगा, यू विल बी एट रिस्क नाउ, you have violated the security compliance, right? तो आप पे एक्शन लिया जाएगा. दैट इज अ वेरी डिमांडिंग थिंग इन दिस सेक्टर्स एक्चुअली. सो अगर आप यहाँ वर्क कर रहे हो तो यू मस्ट बी वेरी माइंडफुल. अगर आप एक चीज़ को बिना सोचे समझे नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज़ को समझ के ही कर रहे हो, तभी आप जाने वाले हो इसमें. अदरवाइज इसमें जाने के लिए बहुत माइंडफुल होना चाहिए. अदरवाइज डोंट गो. दिस इज़ नॉट लाइक कि सिंपल सा प्रोडक्ट है, एक कॉमा ही तो मिस हुआ है एंड जस्ट कि आपका कुछ छोटा मोटा ही फटेगा. नहीं फटेगा तो बहुत बुरा फटेगा इसमें. That's why these companies are demanding high workload. Now, coming to the requirements to get hired. So, basically, you must have expertise in DS, OS, DBMS, X security. Just broad-based companies को जो चाहिए और startups को जो चाहिए, उनका बीच का इनको चाहिए होता है. अगर आप देखो तो DSA, OS, DBMS, सिक्योरिटी. अगर आप गोल्डमैन सैक्स में जा रहे हो तो उसमें तो एक्सपर्ट लेवल के चाहिए और एडवांस लेवल के, जैसा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था. अदरवाइज मीडियम लेवल का भी चलेगा, एडवांस लेवल का. गोल्डमैन सैक्स इज ओनली द एक्सेप्शन कि अगर वो उसको ले रहे हो तो उसमें प्रोडक्ट बेस्ड जैसी तैयारी होनी चाहिए. नाउ कमिंग टू प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, सेम एज प्रोडक्ट बेस्ड और स्टार्टअप अगेन. बट if you see here, I have written strong knowledge on blockchain, cryptography and finance APIs. ये specific है related to banking or finance. Crypto is new thing in finance industry. Blockchain is something on which cryptography का जो पूरा पैटर्न है आपका चल रहा है. तो अगर आपको इसकी नॉलेज है तो दैट इज अ प्लस पॉइंट. एंड आपको ML और AI का अगर नॉलेज है, डेटा साइंस का नॉलेज है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट. वाई आई एम सेइंग दिस इज कि नाउ मोस्ट ऑफ द डेटा मॉडल्स विच आर गेटिंग ट्रेंड आर यूज्ड फॉर बैंकिंग सर्विसेज. ये इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं इन मॉडल्स को टू गेन रेवेन्यू, टू रीच बेटर प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स मार्जिन, और अच्छा ग्रोथ रेवेन्यू हो फाइनेंशियल ईयर में. इस वजह से इन मॉडल्स को यूज़ किया जा रहा है. अगर आपको इनको ट्रेन करना आता है मॉडल्स को, तो दे विल definitely hire you because उनके पास उनका अपना मॉडल होगा फिर. So this was the fourth category. Now coming to the fifth category, which is consulting. Consulting is the one in which I am right now. And generally इसमें आपने एक टर्म सुना होगा, बिग फोर्स. बिग फोर्स के अंदर आती कौन कौन सी कंपनी है भैया? डेलॉयट आती है, KPMG आती है, PwC आती है, EY आती है. ठीक है. सो और ये मैकिन्सी जो है, मैकिन्सी बेसिकली यू विल गेट आफ्टर MBA. मैकिन्सी सैलरी गोज इन करोर्स ऑल्सो. तो बेसिकली मैकिन्सी इज अ वेरी, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस. इफ यू आर इन दिस ऑल्सो दैट इज फाइन. बट सैलरी पैकेज की बात कर लेते हैं. सैलरी पैकेज 6 से 12 एट द वेरी फ्रेशर लेवल, दैट इज ट्रू. मिड लेवल पे अगर आप हो, सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू विल गेट 12-25 LPA, दैट इज ऑल्सो ट्रू. देन एट सीनियर लेवल अगर आप हो तो 25 LPA से ऊपर भी चली जाती है सैलरी पैकेज, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू. Now coming to the advantages and disadvantages and the preparation strategy for these types of companies. So yeah, number one advantage is exposure to different person industries. You will get exposures to different projects and industries. Basically you आपको अपने ही डोमेन में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करने का चांस मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, बट स्टिल देयर इज़ नो इनोवेशन. जो आपने सीखा है सर्विस बेस्ड में, या जैसे सीख रहे थे आप, वैसे ही आप काम करोगे इसमें. नाउ सैलरी अच्छी होती है, नो डाउट. बेनिफिट्स भी अच्छे ही होते हैं. अगर आप डिलॉयट ज्वाइन कर रहे हो या कोई कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन कर रहे हो, तो यू विल गेट टू नो कि उसमें बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, और ग्लोबल क्लाइंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. दीज आर सम अपॉर्चुनिटीज़ और एडवांटेजेस वी कैन से. नाउ डिसएडवांटेजेस. आपको इसमें भी वही फंडा अपनाना पड़ेगा जो आपको सर्विस बेस में अपना रहे थे आप. आपको मल्टीपल स्विच करनी पड़ेगी. विदाउट स्विचिंग यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो एज फास्ट एज यू वांट. एंड देन वर्क कैन बी मोनोटोनस. जैसा मैंने कहा कि इनोवेशन इसमें उतना आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. यू विल बी वर्किंग ऑन योर सेम डोमेन. एंड देन समटाइम्स दीज कंसल्टिंग फर्म्स मेड यू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स ड्यूरिंग देयर पीक ऑफ द प्रोजेक्ट टाइम्स. नाउ रिक्वायरमेंट्स टू गेटिंग हायर्ड. आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो, लॉजिकल एबिलिटी अच्छी हो,
नॉलेज हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, सीक्वल की, क्लाउड प्लेटफॉर्म की नॉलेज हो तो गुड है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। देन आपकी जो कोर टेक्नोलॉजी होगी वो इनमें से ही कोई होगी, ईआरपी होगी, सीआरएम होगी, एसएपी होगी, या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होगी। अब ईआरपी पे ऑरेकल के भी ईआरपी है, सीआरएम में सेल्स फोर्स आ गया, एसएपी आप जानते ही हो। एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स कुछ ऐसे टूल्स हैं जो ईआरपी और सीआरएम के साथ यूज़ किए जाते हैं टू गेन प्रोडक्टिविटी। सो अगर आपको इनकी नॉलेज है, यू विल बी एबल टू गेट इनटू दीज कंपनीज। एंड इन कंपनीज के पास, जनरली सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास भी वही प्रोजेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर जो इन कंसल्टिंग फर्म्स पे होते हैं, बट इन कंपनीज के पास उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 to 6 months और ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है। ओके। बट अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको वो जो सिंगल प्रोजेक्ट है वो 5 to 6 ईयर का साइन हो रखा होता है। उसकी जो जो क्योंकि दे आर ऑफरिंग एट अ वेरी चीपर रेट, सो वहाँ पे वो जो टाइमलाइन है वो बढ़ जाता है। दे आर नॉट ऑफरिंग एट अ वेरी चीपर रेट, तो यहाँ पे टाइमलाइन जो है घट जाता है। सो जनरली बिग फोर्स आपको कम टाइमलाइन के प्रोजेक्ट्स देती हैं, इसलिए आप मल्टीपल जॉब्स स्विच कर रहे हो तो सेम ही कंपनी में बहुत ज़्यादा। ठीक है। नाउ कमिंग टू द एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट शुड बी गुड ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे आप इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर रहे हो, यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। एंड नाउ कमिंग टू दी आवर now coming to our last category, which is the sixth category, and here we have government and PSUs। बेसिकली आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। ये गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती हैं और ये टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं अपने नेशनल प्रोजेक्ट्स को। यानी कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, नेशन के रिगार्डिंग आ रही हैं, उससे रिलेटेड जो भी टेक सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आप सबको मालूम होगा, इसरो है, भेल है, ONGC है, NTPC भी है, DRDO भी है, एंड मैनी मोर। टच पॉइंट है कि इसमें आप गेट के एग्ज़ाम के थ्रू भी जा सकते हो। जनरली लोग गेट का एग्ज़ाम देते हैं, इसमें स्टेबल हो जाते हैं। अब बेस्ट पॉइंट है कि ये स्टेबल है काफ़ी। अगर आपको चाहिए सरकारी बाबू साहब बनना है तो इसमें चले जाओ आप। दैट इज़ वेरी ट्रू कि बेसिक सैलरी 7 to 15 है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस 12 लगती है, मैंने देखा है। और मिड सैलरी 15 to 30 है, दैट इज़ वेरी ट्रू। सीनियर सैलरी अपने आप वो 30 से ऊपर चल जाती है धीरे धीरे होते होते। That is very true. Now coming to the advantage, disadvantages and requirements to get hired। एडवांटेजेस जैसा कि मैंने कहा कि जॉब की सिक्योरिटी है, पेंशन बेनिफिट है क्योंकि गवर्नमेंट का है तो पेंशन मिलेगा, तो आपको ये चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए तो आप चले जाओ, प्रेशर भी नहीं रहेगा। प्राइवेट कंपनी में प्रेशर होता है, यहाँ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, प्रेशर नहीं रहेगा, और वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड है कि इतने ही घंटे करो, इससे ज़्यादा मत करो। तो एक आइडियल कंपनी है जिसको सरकारी नौकरी भी चाहिए और मस्त भी रहना है, तो वो उसके लिए आइडियल नौकरी है, जिसका डोमेन है कि नौकरी ले लूँ। पर अभी मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ कि आपको कब जाना चाहिए इसमें। बेसिकली अगर आपको नौकरी चाहिए और आपको साइड बाय साइड कुछ करना है, नौकरी पे इतना इंटरेस्ट नहीं है बट नौकरी करने के लिए करना है, आप इसमें चले जाओ, जाके बैठ जाओ, बढ़िया है। कहने को नौकरी भी अच्छी है, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, और आपको सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, और आपको कुछ करना भी नहीं उतना। ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि वही स्लो करियर ग्रोथ है, टाइम पे ही बढ़ता रहेगा, अपने जिस टाइम पे बढ़ना है, लिमिटेड एक्सपोजर रहेगा न्यू टेक्नोलॉजीज पे, क्योंकि जब प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के पास उतने होते ही नहीं, ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज लेके बैठी रहती हैं। और ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर है, क्योंकि यहाँ पे राजा का बेटा राजा बनेगा वो वाला कल्चर है। ठीक है, थोड़ा सा गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट का ही जो कल्चर है वो यहाँ पे फॉलो होता है। कमिंग टू द पॉइंट कि कैसे इसमें हायर होना है, सो वी विल बी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि गेट क्रैक करना पड़ेगा आपको, नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, नेटवर्किंग और एआई में। इनकी जो नॉलेज है थोड़ी सी होनी चाहिए, बाकी तो वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो आपको सिखा देंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। नाउ द मेन थिंग इज़ कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको किस में जाना है, फाइनल थॉट्स। सो देखो, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पे कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब कि ठीक है जॉब है, रहेगी, मेरे को चाहिए कि कभी ले ऑफ ना हो, तो यू कैन गो विद सर्विस बेस्ड कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, जैसा मैंने बताया PSU में। और PSU में तो फ़ायदा है कि आपको पेंशन भी मिलेगा और काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। नाउ कमिंग टू दिस कि अगर आपको हाई सैलरी चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए, एकदम से मेरी सैलरी भी बढ़े हो, तो आप प्रोडक्ट बेस में जाओ, फिनटेक में जाओ, स्टार्टअप में जाओ। अब इसमें रिस्क का फैक्टर भी है, अगर रिस्क आपको कम चाहिए, सबसे कम रिस्क चाहिए, तो आप फिनटेक में जाओ, लोअर रिस्क है। ओके। अगर आपको मीडियोकर रिस्क चाहिए तो इसमें जाओ, अगर आपको हायर रिस्क चाहिए तो स्टार्टअप में जाओ।
ठीक है। ग्रो आप फास्ट करोगे हायर रिस्क में, जैसे स्टार्टअप, स्टार्टअप कल को चल गई और आप एकदम उसके फर्स्ट मेंबर हो या फिर अर्ली मेंबर हो जो आप उसमें गए थे, तो आपकी जो इंक्रीमेंट है बहुत ज़्यादा होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वर्क करना है तो कंसल्टिंग फर्म्स ज्वाइन करो। तो यहाँ पे मैंने हर कंपनी का बता दिया। ठीक है, दिस इज 1 2, आपको 3 4 5 एंड 6। सो आप इन फैक्टर्स के ऊपर एक बार डिसाइड करो और थिंक करो कि आपको किस में जाना है, एंड देन प्रिपेयर अ गाइडेंस फॉर योर सेल्फ एंड हाउ टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। डोंट वरी, इस चैनल पे तो हम सब कुछ बताएंगे, बट यू नीड टू थिंक ऑन इट कि आपको डोमेन कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है। एंड इफ यू वांट इन फ्यूचर कि यार पी CRM उस पर भी बनाना है, तो उस पर भी मैं बना दूंगा, नो डाउट। बट first think on this perspective. So I hope this video will be very beneficial for you to think and align your goals accordingly. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, if you find this you really helpful, then please follow me, follow my channel, subscribe to my channel, like it, share it, and thank you very much. We will catch up in the next video. Thank you very much.